नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पीओके पर दिए गए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के बयान पर छिड़ी सियासी बहस की। साथ ही बताएंगे राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई में क्या कुछ कहा सर्वोच्च अदालत ने। वहीं जानेंगे कि आखिर क्यों गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा अचानक हो गया रद्द। साथ ही बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के समर्थन में बोलते हुए अखिलेश यादव के भाजपा पर बोले गए हमले की। तो वहीं जानेंगे रॉबर्ट वाड्रा ने आखिर क्यों कहा कि मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी व नेहरू गांधी परिवार से काफी सीखा है। वहीं बात करेंगे कि एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीजेपी पर बोले गए हमले और एमपी चुनाव को लेकर के कांग्रेस की तैयारियों की। इसी के अलावा दिन भर की कुछ और बड़ी खबरों से भी आपको कराएंगे रूबरू। केंद्रीय मंत्री व पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह के पीओके के भारत में अपने आप ही शामिल हो जाने वाले बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान को लेकर के अब शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने वीके सिंह पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा राउत ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा कि हमने हमेशा सपना देखा है कि अखंड भारत हो। हम हमेशा कहते हैं कि पीओके हमारा है, लेकिन जब पूर्व सेना प्रमुख पद पर थे तो उन्हें इसे अपना बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। उन्होंने पूछा कि अब आप इसे कैसे ले सकते हो। उन्होंने कहा कि अगर इस दिशा में कोई प्रयास किया जा रहा है तो हम इसका स्वागत करेंगे। शिवसेना सांसद ने कहा कि इससे पहले मणिपुर में शांति लाना जरूरी है। चीन मणिपुर तक पहुंच गया है। वहीं राहुल गांधी ने बताया कि लद्दाख में भी चीन घुस चुका है और हमारी जमीन ले ली है। इतना ही नहीं, चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाया। उन्होंने कहा कि पहले इसे खत्म करें, इस क्षेत्र को पहले वापस अपने कब्जे में लें, इसके बाद पीओके अपने आप भारत में विलय हो जाएगा। ऐसा होने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। बता दें कि पूर्व सेना प्रमुख ने कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अपने आप ही भारत में शामिल हो जाएगा। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। वीके सिंह के इसी बयान पर विपक्ष निशाना साध रहा है। संजय राउत के अलावा आपने भी केंद्रीय मंत्री के इस बयान को लेकर निशाना साधा है। राजस्थान में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर के अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस जहां सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रही है तो वहीं भाजपा सत्ता परिवर्तन के लिए लगी हुई है। लेकिन इस बीच प्रदेश में कांग्रेस में लगातार अंदरूनी कलह की खबरें सामने आती रहती हैं। इस बीच अब सचिन पायलट ने कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री कौन होगा के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। क्या कहना है कांग्रेस नेता का, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में सरकार रिपीट होने पर मुख्यमंत्री कौन होगा के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि सरकार रिपीट होने की स्थिति में विधायक दल मुख्यमंत्री तय करेगा। साथ ही राजस्थान पर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। गहलोत या पायलट गुट इसे तय नहीं करेगा। इतना ही नहीं, पायलट ने यह भी माना कि किसी भी तरह की गुटबाजी से कांग्रेस को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों को समझाना होगा कि हमारी पहली प्राथमिकता कांग्रेस की सरकार लाना है। हमें आगे बढ़ने के लिए गुटबाजी को दरकिनार करने की जरूरत है। जाहिर है कि राजस्थान कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच तनातनी की खबरें अक्सर आती रहती हैं। कई मौके पर दोनों नेताओं के बीच तल्खियां सरेआम जाहिर भी हो चुकी हैं। हालांकि अब इस तरह के बयान ये दर्शा रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच एक आम सहमति बन चुकी है। 152 साल पुराने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 जजों की संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से नए बिल का हवाला देकर कोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया, लेकिन इस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की ओर से कहा गया कि भले ही नया विधेयक कानून बन जाए, लेकिन नए कानून का पिछले मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले 1 मई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि राजद्रोह को अपराध बनाने वाली आईपीसी की धारा 124A की समीक्षा की जा रही है। इसी के बाद कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी थी। हालांकि सुनवाई की तारीख आने से पहले ही 11 अगस्त 2023 को गृह
मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 163 साल पुराने 3 कानूनों में बदलाव करने के लिए बिल पेश किया था। इसमें राजद्रोह कानून खत्म करना भी शामिल है। गौरतलब है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 5 पक्षों की तरफ से राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आज के समय में इस कानून की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक आदेश दिया था कि जब तक आईपीसी की धारा 124A की री-एग्जामिन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती है तब तक इसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। कोर्ट ने पहले से दर्ज मामलों में भी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस धारा में जेल में बंद आरोपी भी जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। फिलहाल जब राजद्रोह कानून से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट ने संविधान बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है और नायडू को विपक्ष का साथ भी मिलने लग गया है। तभी तो चंद्रबाबू नायडू के गिरफ्तार पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है और इसे लोकतंत्र पर भी प्रहार बताया है। क्या कहा सपा प्रमुख ने, देखिए इस रिपोर्ट में। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं को इस तरह से गिरफ्तार किया जाना लोकतंत्र के लिए गलत परंपरा है। सपा प्रमुख ने कहा कि विपक्ष के जो नेता साथ नहीं आ रहे हैं उन्हें जेल में डालने का अब चलन शुरू हो गया है। ये खतरनाक है जो आने वाले समय में उन पर भी भारी पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने का चलन अब केंद्र से लेकर राज्यों तक प्रचलन बन गया है। जो सत्ता के साथ नहीं आ रहा है उसे जेल में डाल दो, ये निरंकुश शासकों की नीति होती थी। लोकतंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। भाजपाई और उनके अवसरवादी मित्र याद रखें कि राजनीतिक व्यवहार में ऐसा विचलन कल को उन पर खुद भी भारी पड़ सकता है। खुदगर्ज भाजपा किसी की सियासी दोस्त नहीं है। गौरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 10 सितंबर को सुबह उन्हें विजयवाड़ा की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि नायडू को 371 करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ सीआईडी ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन अचानक उनका ये दौरा रद्द हो गया है। अब दौरा रद्द होने के पीछे की असल वजह का तो पता नहीं चला है, लेकिन अचानक गृह मंत्री का दौरा रद्द होने पर कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसा है और दौरा रद्द होने के पीछे की वजह जनता का ना पहुंचना और फ्लॉप होना बताया है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि बड़ी खबर, भाजपा की कथित परिवर्तन यात्रा फ्लॉप, दंतेवाड़ा में नहीं पहुंची जनता, अमित शाह का दौरा रद्द। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और कांग्रेस यहां मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। यही वजह है कि भाजपा काफी मेहनत कर रही है और उसके बड़े नेता लगातार प्रदेश के चक्कर लगा रहे हैं। इसी क्रम में गृह मंत्री शाह को छत्तीसगढ़ पहुंचना था, लेकिन अब ये दौरा अचानक रद्द हो गया। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब अमित शाह के ना पहुंचने पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी में यात्रा प्रारंभ की जाएगी। कांग्रेस नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा है। साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति पर भी बात की। दिग्विजय ने कहा कि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हर संसदीय क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। चुनाव के नतीजे आने तक सभी पर्यवेक्षक जिला स्तर तक संगठन के साथ ही काम करेंगे। साथ ही पर्यवेक्षक चुनाव तक एआईसीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। आज पूरे देश में आम राय बन चुकी है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन रही है। भाजपा पर हमला बोलते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि एमपी में जगह जगह आईटी और ईडी के दफ्तर खोले जा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार के मंत्रियों पर ईडी लगी हुई है। दिग्विजय ने कहा कि खबरें आ रही हैं कि एमपी में विपक्ष के ऊपर छापेमारी की रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के नेतृत्व में घोटालेबाजों के यहाँ छापे नहीं मारेंगे। जो सत्ता से बाहर हैं उनको डराने के लिए छापेमारी की तैयारी की जा रही है। भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि हम किसी भी कीमत में डरने वाले नहीं हैं। डरे वो जिन्होंने अवैध धन कमाया हो, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश में कांग्रेस इस बार मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। यही वजह है कि भाजपा अब हर हथकंडा अपना रही है। तभी विपक्षी नेताओं को डराने के लिए उनके पीछे ईडी और सीबीआई को भेज रखा है।
कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी और भाजपा सरकार ने कांग्रेस व उनके नेताओं से काफी कुछ सीखा है, इसीलिए G20 का सफल आयोजन संपन्न हो पाया है। वाड्रा ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी को गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि अतीत में भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और केंद्र की मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी व नेहरू गांधी परिवार से सीखा है। उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी परिवार ने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए प्रयास किया था। वाड्रा ने कहा कि मैं G20 शिखर सम्मेलन के लिए आए सभी मेहमानों को बधाई देता हूं, ये गर्व का क्षण है। मुझे याद है कि जब इंदिरा गांधी ने इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और प्रियंका के परिवार और गांधी परिवार ने हमेशा हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन लाने के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। बता दें कि भारत में 9 से 10 सितंबर तक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें दुनिया के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की थी। हालांकि आयोजन होने वाले स्थान भारत मंडपम में पानी भर जाने की वजह से भाजपा सरकार की किरकिरी जरूर हुई है, क्योंकि भारत मंडपम को तैयार करने में करोड़ों रुपए का खर्चा आया था। विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को होनी है। इस बैठक को लेकर के इंडिया गठबंधन काफी उत्साहित है। अब बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और बैठक में क्या तय किया जा सकता है, इसको लेकर के आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने अहम जानकारी प्रदान की है। क्या कुछ कहा है झा ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए राजद नेता ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल कंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की समन्वय समिति की पहली बैठक आगे के चुनाव अभियान और जनसभाओं के कार्यक्रम तय करने पर केंद्रित होगी। उन्होंने कहा कि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हाल ही में हुए उपचुनावों के नतीजे दिखाते हैं कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में विमर्श तैयार हो रहा है। हाल ही में हुए इन उपचुनावों में 4 सीटें इंडिया के घटक दलों ने जीती तो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन के विभिन्न कार्य समूहों की बैठक हो चुकी है। इन बैठकों में हुए विचार विमर्श पर समन्वय समिति की बैठक में मुहर लगेगी। उन्होंने बताया कि एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा, आगे के कार्यक्रम क्या होंगे, चुनाव अभियान कहां चलाया जाएगा, इन सब पर विचार विमर्श किया जाएगा। बता दें कि इंडिया की 14 संसदीय समन्वय समिति इस संगठन की निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है। समन्वय समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के आवास पर होनी तय है। अब देखना है कि इस बैठक के बाद विपक्षी गठबंधन से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। देश में इस वक्त सनातन धर्म को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। इसी क्रम में अब राजस्थान भाजपा के बड़े नेता और केंद्र सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भी एंट्री हो गई है। गजेंद्र शेखावत के बयान पर अब बवाल भी शुरू हो गया है। शेखावत के बयान पर अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार करते हुए बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा ओवैसी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष ओवैसी ने शेखावत के सनातन धर्म पर दिए हुए बेतुके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के मंत्री का ये बयान हिंसा को खुलेआम भड़काने वाला है। दरअसल सनातन धर्म को लेकर छिड़ी बहस पर भाजपा नेता ने बेतुका बयान देते हुए कहा था कि सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा उसकी जुबान खींच ली जाएगी, उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। शेखावत ने यह भी कहा था कि आज भी कई लोग औरंगजेब और खिलजी की तरह काम कर रहे हैं। शेखावत के इसी बयान पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए इस बयान को भड़काने वाले भड़काऊ बयान बताया है। जाहिर है कि देश में पिछले कुछ वक्त से सनातन धर्म को लेकर के एक अजीब बहस छिड़ी हुई है, जिसमें भाजपा और कुछ अन्य दलों के नेताओं की ओर से लगातार अनर्गल टिप्पणी की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।